फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो बुद्धिजीवी थे, उनकी मुख्य चिंता थी कि जो मैस मीडिया का जो आगमन हुआ, जो टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से सोसाइटी में चेंजेस होने लगे, इन चीजों पर गहरी चिंता प्रकट करी फ्रैंकफर्ट स्कूल के बुद्धिजीवियों ने। मैस मीडिया। तो इसके बाद जब CCS सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज 1964 में रिचर्ड हॉगार्ट ने शुरू करा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, तो रिचर्ड हॉगार्ट और उनके साथ जो लोग थे उस समय, उन्होंने ये बात मुख्य रूप से उठाई कि सामान्य लोगों की जीवन शैली भी इंपॉर्टेंट है, यानी कल्चर पॉपुलर कल्चर भी है। ये नहीं कि केवल एक वर्ग विशेष की जीवन शैली, उनकी पसंद नापसंद जैसे पहले हुआ करता था। स्टुअर्ट हॉल और उनके साथी जो CCS में थे, उन्होंने पॉपुलर कल्चर को महत्वपूर्ण बताकर उसको पढ़ने लायक विषय बनाया, यानी एकेडमिक उसकी एक इम्पोर्टेंस हो गई। तब से इस पॉपुलर कल्चर में लोग रुचि लेने लगे। हम देखते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी। जब हम कल्चर शब्द कहते हैं तो वो कल्चर शब्द एक्चुअली एक बहुत बड़ा टर्म है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, बहुत सारी चीजें आती हैं। पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज, सब कुछ आ जाता है। और इसलिए कल्चर शब्द जो है, इसका अर्थ पहले क्या था और बाद में उसको कैसे उसका कैसे मीनिंग चेंज होने लग गया, ये सब हमें जानना पड़ेगा। जब हम रेमंड विलियम्स को समझेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे ये सब शब्दों के मीनिंग्स कैसे बदल गए, क्योंकि उन्होंने उसका वर्णन किया है कल्चर एंड सोसाइटी में। अभी तो हम केवल ये देखें कि मैथ्यू आर्नल्ड या अन्य जो ब्रिटिश राइटर्स थे, उन्होंने कल्चर की बात करी है, पर उन्होंने ये कहा है कि कल्चर एक ऐसी चीज है, मतलब हमें एस्पायर करना होता है और हमें कुछ पाने की कोशिश करनी पड़ती है और हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस पर अपने आप को ट्रेन एंड डेवलप करना पड़ता है। मैथ्यू आर्नल्ड ने तो कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें कही है। कल्चर एंड एनर्की में जो बेस्ट है, आज दिन तक जो बेस्ट सोचा गया है, बेस्ट लिखा गया है, उसको पहचान कर उसको आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस किया है कल्चर एंड एनर्की में। परंतु ऐसा लगता है जैसे कल्चर आम न होकर खास है। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, धनाढ्य वर्ग है, कुछ एक स्पेशल ग्रुप है जिनको कि कुछ मौके लाइफ में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ विषयों का अध्ययन कर लेते हैं, कुछ कलाओं को सीख जाते हैं, उन्हें वो मौके मिले हैं, उनकी शिक्षा प्रणाली ऐसी रही है कि उनको वो सब कुछ मिल गया। और आप इस चीज को अगर समझना चाहें तो हमारे देश में जो एक कॉन्वेंट कल्चर है और एक जो अन्य स्कूल्स हैं,
इन दोनों के कल्चर को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस क्या है। क्योंकि जिसको हम कॉन्वेंट कल्चर कहते हैं, तो कॉन्वेंट कल्चर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कल्चर है जहां एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग भी, कुछ हॉबीज के नाम पर भी, कुछ स्किल्स के नाम पर भी, कुछ एक्सक्लूसिव सिखाया जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सीखने सिखाने की पद्धतियों में भी अंतर आ जाता है। और ये अंतर ग्रेट ब्रिटेन में बहुत साफ साफ दिखने लगा था। और इसलिए मैथ्यू आर्नल्ड जैसे राइटर्स ने कल्चर के बारे में जो भी कुछ कहा, अब उन सबको चैलेंज किया जाएगा आगे जाकर। F.R. लीविस ने जो कहा अपने ग्रेट ट्रेडिशन नाम की जो उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सब धीरे धीरे ये सब स्टडी किया जाएगा। पर CCC ने पॉपुलर कल्चर को बिल्कुल अध्ययन करने लायक एक विषय बताया, उसको हाईलाइट किया, और उन बुद्धिजीवियों ने अलग अलग, अब कि ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, वो कलेक्टिव हो गया। सामूहिक रूप से CCC की कुछ सोच थी कल्चर के बारे में, और वो सब देखने को मिलेंगी। क्योंकि रेमंड विलियम्स के विचार क्या थे, स्टुअर्ट हॉल के विचार क्या थे, एंड फिर रिचर्ड हॉगार्ट ने खुद ने क्या कहा। यूजर्स ऑफ लिटरेसी नाम की जो उनकी किताब है 1957 की, वो एक्चुअली पहले वो अब्यूजर्स ऑफ लिटरेसी के नाम से छापना चाह रहे थे, बाद में उन्होंने यूजर्स ऑफ लिटरेसी रखा। और उसमें उन्होंने यही चिंता प्रकट करी कि इंग्लैंड के मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास में क्या, वर्किंग क्लास जो है, जो मजदूरी करके कमाता है, जो कि रोज कुछ करता है, मजदूरी करता है, काम धंधा करता है, या तो दिन के एंड में उसको पगार मिलती है, या हफ्ते के एंड में, या महीने के एंड में, पर ये सीमित साधन और सीमित संसाधनों में काम चलाने वाला वर्ग है। इन लोगों के लिए समाज में उठना बैठना, पड़ोस की दुकान, कोई पड़ोस का क्लब जहां लोग मिल सकते हैं, जेंट्स मिल जाते हैं, महिलाएं मिल जाती हैं, तो ये फेस टू फेस इंटरैक्शन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे गायब ही हो जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हावी होने लगी थी, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव हुआ, उसमें ये हुआ कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो लगभग खत्म सी हो गई, और अब उसकी जगह इंसान एक टेक्नोलॉजी के सामने बैठा हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी जो भी कह रही है उसको रिसीव कर रहा है। और इसलिए अब विचार जो कि हम रिसीव करते हैं वो मैन टू मैन ना होकर मशीन टू मैन होने जा रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता करने का काम यूजेस ऑफ लिटरेसी में रिचर्ड हॉगार्ट ने किया, उसका विशेष महत्व है। उसके बाद ईपी थॉमसन 1963 में द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, जो उनकी किताब रहेगी, वो आएगी। और फिर रेमंड विलियम्स आएंगे, उनकी महत्वपूर्ण किताब कल्चर एंड सोसाइटी के साथ। कल्चर एंड सोसाइटी नाम की किताब में रेमंड विलियम्स कई सारी महत्वपूर्ण बात कहेंगे। अभी हमें ये समझना है कि उनका कहना था इस किताब में कि 5 ऐसे शब्द हैं जिनका कि इन क्रांतियों से पहले कोई अलग ही अर्थ हुआ करता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सबसे पहले इन 5 शब्दों का अर्थ कुछ और हुआ करता था, और अब एक बदले हुए अर्थ के साथ ये शब्द इंग्लिश वोकैब्युलरी का हिस्सा बन गए हैं।
तो रेमंड विलियम्स ने कौन से 5 शब्दों की बात करी? उन्होंने बात करी इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी, क्लास, आर्ट और कल्चर। 5। वे कहते हैं कि इंडस्ट्री शब्द का पहले, क्रांति से पहले कुछ और सेंस था। सेंस ये था कि किसी भी काम में निपुणता, दक्षता, वो दक्षता जो दर्शाया करता था इंडस्ट्री शब्द, ये इन क्रांतियों के बाद इसका सेंस बदल गया। इंडस्ट्री का मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के जो साधन हैं, इनका एक प्रकार के कंट्रोल में आ जाना। तो ये एक बहुत चेंज्ड सेंस था। पहले तो इसका सेंस कुछ और था, अब तो ये हो गया कि एक वर्ग विशेष है समाज का, और वो वर्ग विशेष इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पहले तो इसका सेंस केवल दक्षता था। ये 1776 के आसपास हुआ, क्योंकि 1776 के आसपास एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें ये इंडस्ट्री का ये सेंस यूज हुआ है, और तब से ये शब्द इसी सेंस में यूज होता आ रहा है। लगभग 1776 के आसपास ही दूसरा शब्द भी सुनने को मिलता है नए मीनिंग के साथ, डेमोक्रेसी। ग्रीस में, यूनान में, प्लेटो वगैरह के टाइम पर डेमोक्रेसी का मतलब होता था लोगों के द्वारा सरकार। परंतु अभी इन क्रांतियों के बाद डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी, ये जो शब्द हैं, ये इंग्लिश वोकैबुलरी में एक नेगेटिव सेंस के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो नेगेटिव सेंस फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन्स का था, इतने भयंकर दंगेबाज, उस सेंस में डेमोक्रेट शब्द यूज हुआ है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड तो डेमोक्रेसी रही है। चार्टर एक्ट था 1215, डेमोक्रेसी। उसके बाद 11 साल का जो कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता है, 1649 से 1660 तक का पूरा समय, सब डेमोक्रेसी है। 1688 में जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इन सबको आप देखो तो डेमोक्रेसी बिल्कुल है इंग्लैंड में। परंतु इंग्लैंड ने कभी अपने आप को डेमोक्रेसी घोषित तो नहीं किया, और डेमोक्रेसी का ये जो नया एक सेंस निकला, नेगेटिव सेंस, ये अराउंड दिस पीरियड 1776 के आसपास ही हुआ है। तीसरा शब्द 1772 के आसपास आया है, ऐसा हमें रेमंड विलियम्स कहते हैं, और वो तीसरा शब्द है क्लास। पहले क्लास का सेंस होता था पढ़ाई वाला क्लास, विच क्लास, कौन सा क्लास। परंतु 1772 के बाद क्लास शब्द का एक सामाजिक अर्थ हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि समाज में वर्ग ही 1772 के बाद आया है, नहीं। समाज में तो वर्ग पहले भी थे, वर्गीकृत समाज तो पहले भी था इंग्लैंड, परंतु एक विशेष प्रकार का एटीट्यूड हो गया क्लास के संदर्भ में। तो ये सोशल मीनिंग ऑफ क्लास जो है 1772 में आया है। हालांकि वर्गीकृत समाज पहले भी रहा है, तो हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये क्लासेस आए, और फिर बाद में 1815 के आसपास एक नया टर्म आया, वर्किंग क्लास। ये वर्किंग क्लास ही प्रोलिटेरिएट कहलाएगी मार्क्सिज्म में। ये दबा हुआ वर्ग है
और जिसका शोषण किया जा रहा है वो वर्ग है समाज का, वर्किंग क्लास। 1820 में फिर आया अपर क्लास, सॉरी बुर्जुआ कहलाएगा। बुर्जुआ वह वर्ग है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा, साधन सब सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इन लोगों के हाथों में रहेगा। और ये वाला क्लास जो है ये कैसे न कैसे बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट को कन्विंस कर देगा कि ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है और यही एकमात्र सिस्टम है जो चल सकता है और जो यूजफुल है, और तुम्हें खुश रहना चाहिए कि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें उस मेहनत के लिए पगार मिलता है। इस तरीके का जो सिस्टम है क्लास और एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लास, ये 1772 में आया, ऐसा हमें रेमंड विलियम्स कहते हैं। चौथा शब्द है आर्ट, जो कि इंडस्ट्री की ही तरह, इसका पहले एक अलग अर्थ होता था। किसी कला में आप माहिर हो, आप दक्षता रखते हो किसी आर्ट में, तो ये चीज जो है ये पुराना मीनिंग था और इसमें सभी कलाएं आती थी, सभी कलाएं आती थी। पर अब इन क्रांतियों के बाद और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब क्या चेंज आया? अब चेंज ये आया कि कुछ कलाओं को एक तरफ कर दिया गया, उनको एक स्पेशल क्लास बना दिया गया जिसमें लिटरेचर है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, थिएटर है, इनको एक अलग क्लास बना दिया गया। और ये स्पेशल क्लास है, ये है वो आर्ट जिसको कि कल्टीवेट करना चाहिए, बाकियों का महत्व कम हो गया। ये है स्पेशल, आम से खास की तरफ मूवमेंट है। फिर एक शब्द आएगा एस्थेट, कला को समझने वाला, कला का पारखी। इस तरह के फिर जजमेंट्स इसी तरह के होंगे। और हमें ये याद रखना है, कल्चर शब्द जो पांचवा शब्द है जिसको कि रेमंड विलियम्स इंक्लूड करते हैं, कल्चर तो एक पूरी जीवन शैली वाली बात है। पर लाइफ चाहे राजनीतिक स्तर पर चलती हो, चाहे सामाजिक स्तर पर चलती हो, चाहे आर्थिक स्तर पर चलती हो, ये सारा का सारा हमारी जीवन शैली है और ये सारा का सारा कला में समहाउ दर्शाया जाता है। और इसलिए कल्चर कहीं न कहीं आर्ट में जिस तरीके से दर्शाई जाएगी उस पर अब आपत्ति उठेगी। दर्शाने के तरीके क्या है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। लिटरेचर वह क्षेत्र है जहां रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है? सर्कुलेशन लिटरेचर के माध्यम से विचारों का होता है। जिस तरीके से एक विचार को प्रस्तुत किया गया है उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर जब वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रस्तुतिकरण हो, फिर तो वो और भी एक गहरा प्रभाव रखता है, क्योंकि उसका प्रचार बड़ी तेजी से हो जाया करता है। तो ये जो 5 शब्द हैं, इनके चेंज्ड मीनिंग्स, इसका उल्लेख कल्चर एंड सोसाइटी में रेमंड विलियम्स ने किया है।